A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English mentor. And today I'm just going to take your session based on मॉडल वर्ब एरर डिटेक्शन। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा एरर डिटेक्शन हम करेंगे। किसके ऊपर बेस्ड है वो? एरर डिटेक्शन बेस्ड ऑन मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब में क्या क्या एरर्स हो सकते हैं, इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आज हम मॉडल वर्ब से रिलेटेड कुछ कॉमन एरर्स डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज पार्ट नंबर 1। ये हमारा पार्ट नंबर 1 रहेगा और इस पर्टिकुलर सेशन में आई एम गोइंग टू कवर 15 कॉमन एरर्स और एरर डिटेक्शन बेस्ड ऑन मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स के अंदर किस किस तरह के एरर डिटेक्शन हमें देखने को मिलते हैं या किस किस तरह के हमें एरर्स को देखने को मिलता है, तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम वही एरर को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले, राइट? सो सेंटेंस नंबर 1 आपके सामने है। बिफोर वी प्रोसीड आई वुड लाइक टू क्लियर वन थिंग कि आज आपके सामने एक टाइमर होगा। इस टाइमर को आप देख सकते हैं। सो आई विल रीड अ वन सेंटेंस फॉर यू एंड each sentence has an error based on model verb। और मॉडल वर्ब को ध्यान में रखते हुए आपको एरर फाइंडिंग करना है। और एक सेंटेंस के लिए मैं एक पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम देने वाला हूं एंड आफ्टर एंडिंग दोस 10 सेकंड्स, जैसे ही आपकी 10 सेकंड खत्म हो जाएगी, आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर। फिर मैं आपको उसका करेक्ट आंसर भी बताऊंगा एंड एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर session you will have to tell me how many marks did you score from this worksheet। इस वर्कशीट से आपने कितने मार्क्स स्कोर किए। सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट सेंटेंस। सबसे पहला सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं। ही हैज क्लियर्ड हिज ड्राइविंग टेस्ट। उसने अपना ड्राइविंग टेस्ट क्लियर कर दिया है। ही मे ड्राइव अ कार नाउ। ही मे ड्राइव अ कार नाउ। तो ये आपके सामने एक पहला सेंटेंस है। मैं अभी टाइमर को ऑन कर देता हूं। सो यू हैव टू स्टार्ट। 6, 7, 8, 9 and 10। So my dear student, you'll have to answer this question now। Now let me just tell you, आप मैच कर सकते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए, he has cleared his driving test, यानी उसने अपना ड्राइविंग टेस्ट को क्या कर दिया, उसने क्लियर कर दिया, राइट। ही मे ड्राइव ए कार। मे जनरली आप किसी को बताता है, मे तो आपकी पॉसिबिलिटी को बताता है, मे आपकी पॉसिबिलिटी को बताता है। लेकिन अगर सेंटेंस को ध्यान से देखें तो ये क्या है, he has cleared his driving test, यानी उसने अपना ड्राइविंग टेस्ट क्लियर कर दिया है। और जब आप किसी बात के लिए कॉन्फिडेंट होते हो या किसी बात की कैपेसिटी या एबिलिटी को बताते हो, तो एबिलिटी बताने के लिए आप कैन का यूज करते हैं, ना कि मे का। सो अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस आपका कैन इज द करेक्ट आंसर। तो होना क्या चाहिए, ही हैज क्लियर्ड हिज ड्राइविंग टेस्ट, he can drive a car now, यानी उसने अपना क्या कर दिया, उसने अपना टेस्ट क्लियर कर दिया है और वो अभी क्या है, अपनी कार चला सकता है। यानी he can drive a car, अब वो कार चला सकता है। तो कैन ने क्या बताया, कैन ने उसकी एबिलिटी बताया, उसकी राइट उसकी एबिलिटी को बताया। कैन आपकी एबिलिटी बताता है, मे तो पॉसिबिलिटी को शो करता है या लेस एबिलिटी को शो करता है। लेकिन ड्राइविंग टेस्ट क्लियर कर दिया है तो इट मींस अब उसके पास एबिलिटी है। और जब आप एबिलिटी की बात करते हैं तो आप किसको बताएंगे, कैन को बताएंगे, ना कि मे से बताएंगे, राइट। तो ये आपका सेंटेंस नंबर 1 था। तो यहाँ पर कैन की जगह आप क्या यूज करेंगे, मे यूज करेंगे, राइट। तो पहला सेंटेंस आपका क्या हो गया, यहाँ पे कैन यूज करेंगे। नाउ सेंटेंस नंबर 2 को देख लेते हैं, राइट। राम कैन बी एबल टू सॉल्व दिस सम विदाउट एनी डिफिकल्टी, राइट। दिस इज योर सेंटेंस नंबर 2। अब इसको देखते हैं, आप एरर फाइंड आउट करेंगे। आई एम गोइंग टू प्ले द टाइमर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। So my dear student, now let us discuss the common error of this particular sentence। देखिए आप, देखो can is equal to, can को आप इक्वल टू मान सकते हो be able to, यानी कैन को आप किसके इक्वल मान सकते हो, या तो आप कैन बोल दो या बी एबल टू बोल दो। बी का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है इज एम आर होता है। तो यानी दे कैन नॉट बी यूज टुगेदर, कैन और बी एबल टू एक दूसरे के साथ यूज नहीं हो सकते हैं। इस सेंटेंस को करेक्ट करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप लिखो राम इज एबल, यानी प्रेजेंट में बी का जो फॉर्म होता है इज होता है, क्योंकि राम आपका सिंगुलर है तो इसलिए होना चाहिए राम इज एबल टू सॉल्व दिस सम विदाउट एनी डिफिकल्टी। या आप इस एबल टू को हटाओ और सीधा लिखो राम कैन
सॉल्व, जो भी आगे पूरा सेंटेंस आपका, राम कैन सॉल्व दिस सम विदाउट एनी डिफिकल्टी। सो माय डियर स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि कैन इज इक्वल टू बी एबल टू, या तो आप बी एबल टू यूज करो या कैन यूज करो, क्योंकि दोनों ही जो आपके ये है कैन और बी एबल टू दोनों ही आपकी एबिलिटी को शो करते हैं, तो ये दोनों एक साथ नहीं आते हैं। तो सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं हम, राम कैन solve this sum without any difficulty is the correct answer, या आप इसको बोलेंगे राम is able to solve this sum without any difficulty। तो इस तरीके से सेंटेंस नंबर 2 आपका करेक्ट होगा, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन सेंटेंस नंबर 3। अब सेंटेंस नंबर 3 पे मूव करते हैं। When I was a child, जब मैं एक बच्चा था, I can ride a bicycle, I can ride a bicycle। तो अब इसका देखते हैं, कॉमन एरर आप निकालेंगे इसका। I'm just going to play the timer। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So now time is over, right? Now my dear student, let me just make it clear, right? See, when I was a child, I can ride a bicycle। अगर अपने फर्स्ट क्लोज को ध्यान से देखते हैं तो फर्स्ट क्लोज आपका पास्ट में है। जब आपका फर्स्ट क्लोज पास्ट में है तो जो सेकंड क्लोज है वो भी आपका पास्ट में ही होना चाहिए। और जब आप अपनी पास्ट एबिलिटी को बताते हैं, प्रेजेंट एबिलिटी तो आप कैन के साथ बताते हैं, पास्ट एबिलिटी आप कैन की बजाय किससे बताते हैं, कुड के साथ बताते हैं। तो ये सेंटेंस आपका कुड होना चाहिए, राइट। When I was a child, I could ride a bicycle। तो यहाँ पर could आना चाहिए, can नहीं आएगा, because when you express your ability in past, instead of writing can, हमें could use करना होता है। वहां पर क्या यूज करेंगे हम, could का यूज करेंगे। क्लियर? तो ये आपका सेंटेंस नंबर 3 था। नाउ लेट्स मूव ऑन सेंटेंस नंबर 4। अब सेंटेंस नंबर 4 को देखते हैं। If you asked me, I can solve this problem within a snap। Within a snap का जो मीनिंग होता है एक सेकंड के अंदर, चुटकी में, कहते हैं ना कि अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ, कितने चुटकियों में कर सकता हूँ। सो दिस इज इमेजिनेशन। ये आपका एक इमेजिनेशन वाला सेंटेंस है, ये इमेजिनेशन वाला सेंटेंस है आपका, राइट। ये इमेजिनेशन आपकी कंडीशनल सेंटेंस है आपका, राइट। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू प्ले द टाइमर। आपके पास 10 सेकंड है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर करने के लिए। नाउ वेट, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Time is over। Now my dear student, if you just look at sentence number 4, अगर सेंटेंस नंबर 4 को ध्यान से देखें, सो अकॉर्डिंग टू इमेजिनेशन और कंडीशनल सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो आपका जो फर्स्ट क्लोज है अगर वो V2 में दिया होता है तो आपका सेकंड क्लोज भी पास्ट में ही होना चाहिए। तो यहाँ पर कुड आएगा, ना कि आपका कैन, क्योंकि आपका फर्स्ट क्लोज किस में है, V2 के अंदर है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, इफ यू आस्क्ड मी आई कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद इन स्नैप। अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। हालांकि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इमेजिनेशन का है। प्रेजेंट इमेजिनेशन में आपका फर्स्ट क्लॉज V2 में आता है और सेकंड क्लॉज भी आपका V2 में ही आता है। तो यहाँ पर आपका क्या है, आस्क आपने V2 यूज कर लिया, बाद में या तो वुड आएगा या कुड आएगा। लेकिन यहाँ पर आप कैपेसिटी की बात कर रहे हो, तो जब आप कैपेसिटी या एबिलिटी की बात करते हो, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग कैन यहाँ पर हमें कुड का यूज करना होगा, राइट। तो ये सेंटेंस नंबर 4 था आपका। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेंटेंस नंबर 5। ध्यान से देखेंगे। शी स्टडीज डे एंड नाइट सो दैट शी माइट पास विद फ्लाइंग कलर्स इन हर एग्जाम्स। देखिए ये सेंटेंस नंबर 5 हो गया आपका। नाउ यू हैव टू वेट, लेट मी प्ले टाइमर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Time is over, right? So my dear student, now sentence number 5, let's see how many students have correct answer। देखते हैं कितने बच्चों का correct answer है। So my dear student, let me just make it clear। इसको मैं ध्यान से समझाता हूँ आपको। देखिए जब कभी आप कंजक्शन है, आपकी दो कंजक्शन होती है, एक तो so that होती है या एक होता है आपका in order that। in order that, ये दोनों की दोनों कंजक्शन आपका क्या बताती है, ये दोनों की दोनों कंजक्शन आपका पर्पस बताती है। ठीक है, जब आप सो दैट यूज करते हैं, इन ऑर्डर दैट यूज करते हैं, ये दोनों की दोनों कंजक्शन आपका पर्पस बताती है।
तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अगर सो दैट से पहले या इन ऑर्डर दैट से पहले अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस यानी जो मेन क्लॉज है, जिसको आप मेन क्लॉज बोल सकते हैं, फर्स्ट क्लॉज बोल सकते हैं, अगर आपका मेन क्लॉज प्रेजेंट में दिया होता है तो आपका बाद वाला सेंटेंस आप किस में यूज करेंगे, वो आप में यूज करेंगे, क्योंकि आपका फर्स्ट क्लोज किसमें दिया, प्रेजेंट के अंदर दिया है। तो बाद वाला सेंटेंस जो होता है, बाद वाला जो क्लोज है वो अपने साथ में लेकर चलता है, ना कि माइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, शी स्टडीज डे एंड नाइट सो दैट शी माइट पास विद फ्लाइंग कलर्स इन हर एग्जाम। तो वो मेहनत करती है जिससे कि वो अच्छे नंबरों से पास हो सके एग्जाम्स में। सो माय डियर स्टूडेंट, जब सो दैट और इन ऑर्डर दैट के साथ आप दो क्लोजेस को कनेक्ट करते हैं, जो क्लोज नंबर 1 है अगर वो प्रेजेंट में है तो बाद वाला सेंटेंस आपका में आएगा, ना कि माइट में आएगा, राइट। सो ये सेंटेंस नंबर 5 था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेंटेंस नंबर 6 पे मूव करते हैं अभी हम। देखिए आप सेंटेंस नंबर 6 आपके सामने है। नाउ नंबर 6, he will rather do a business than a job. He will rather do a business than a job. Now your time starts now. One, two, three, four, five, six, seven, 8, 9, 10. Time is over. Right. Now sentence number 6, if you just look at the sentence, my dear student, जिस भी पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको रादर मिलता है तो पहली बात आपको दिमाग में ये रखनी पड़ेगी, रादर जो होता है वो अपने साथ विल नहीं बल्कि क्या लेकर चलता है, वुड लेकर चलता है। क्या लेकर चलता है, वुड, राइट। तो ये सेंटेंस हो गया, ही वुड रादर डू अ बिजनेस देन अ जॉब, मतलब वो जॉब की बजाय बिजनेस करना पसंद करेगा। तो जिस भी पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको रादर दिखाई पड़ता है तो रादर अपने साथ वुड लेकर चलता है, ना कि विल। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग विल इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमें वुड लिखना होगा। एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पे बता दूं, कई बार एरर ऐसा भी आता है, THEN दे देते हैं जो कि इनकरेक्ट होता है। रादर अपने साथ THAN देन, ये वाला देन लेकर चलता है, ना कि THEN, राइट। सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड इस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या एरर हो गया आपका। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपका एरर है कि जब आप रादर के सेंटेंस की बात करते, रादर के साथ बात करते, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग विल हमें वुड का यूज करना होता है। सो देयरफॉर विल की जगह हम यहाँ पे वुड यूज करेंगे, राइट। अब बात कर लेते हैं सेंटेंस नंबर 7 की। देखो, माय मदर सेड टू मी, माय मदर सेड टू मी, माइट यू सक्सीड इन योर लाइफ बाय लीप्स एंड बाउंड्स। देखो, लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करना, राइट। अब बात करते हैं इसके कॉमन एरर की। सो बिफोर वी प्रोसीड लेट मी जस्ट प्ले टाइमर फॉर यू। अभी आप इसको फाइंड आउट करें, फिर मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बताऊंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now just look at the sentence, my dear student। अगर आप सेंटेंस नंबर 7 को देखते हैं तो ये सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जब सामने वाले को कभी आप, ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसके अंदर आप सामने वाले को प्रे करते हैं, ब्लेसिंग करते हो, ग्रीट करते हो, ये सारे के सारे सेंटेंस क्या होते हैं, आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हमेशा मे के साथ पूछे जाते हैं और बाद में आप एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगा देते हैं, राइट। तो अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखो, माय मदर सेड टू मी, माइट यू सक्सीड नहीं आएगा बल्कि क्या आना चाहिए, मे यू सक्सीड, मतलब तुम दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करो। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग माइट हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, मे यूज करना होगा। बिकॉज इन केस ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जब आप प्रे करते हो, ब्लेसिंग करते हो, किसी को ग्रीट करते हो, तो उस केस में हम वी यूज मे, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर मे यूज करते हैं, ना कि माइट। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज मे। तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर आपका मे हो जाएगा, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेंटेंस नंबर 8 पे मूव करते हैं अभी हम। He broke his legs. Okay, he broke his legs in an accident. मतलब उसने अपनी टांगे तोड़ ली, वही एक्सीडेंट हो गया, उसकी टांगे टूट गई। लास्ट नाइट की बात है, सो ही मे कम टुडे, ही मे कम टुडे, राइट। अब सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ेंगे, ही ब्रोक हिज लेग्स इन एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट, so he may come today. Now find out the error. The timer starts now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Time is over, right?
नाउ सेंटेंस नंबर 8, माय डियर स्टूडेंट, अगर सेंटेंस को ध्यान से देखें, ही ब्रोक हिज लेग्स इन एन एक्सीडेंट, यानी उसकी टांगे टूट गई हैं एक्सीडेंट के अंदर। सो ही मे, देखो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, मे होता है जब आपकी पॉसिबिलिटी की बात करते हो, जब मतलब शायद की बात करते हो, जब पॉसिबिलिटी की बात करते हो तो इसका मतलब हो गया शायद। जब आप शायद की बात करोगे तो आप मे यूज कर लोगे, लेकिन जब आप वेरी लेस पॉसिबिलिटी की बात करते हो, बहुत ही ज्यादा कम चांस है, वेरी लेस पॉसिबिलिटी की बात करते हो, तो वहां पर आप यूज कर लेते हो, वहां पर यूज करते हैं आप माइट। तो शायद ही के जब सेंस देंगे तो वहां पर आप माइट यूज करेंगे, ना कि मे। तो सेंटेंस को ध्यान से देखो, ही ब्रोक हिज लेग्स इन एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट सो ही मे कम टुडे। तो यहाँ पे मे नहीं बल्कि माइट आना चाहिए, क्योंकि चांसेस बहुत कम है, वेरी लेस पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ही माइट कम टुडे इज द करेक्ट आंसर। तो मे की जगह पे यहाँ पे हम माइट यूज करेंगे, क्योंकि आप वेरी लेस पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग मे वी हैव टू यूज माइट, तो हमें यहाँ पे माइट यूज करना होगा। क्लियर? और वैसे भी सेंटेंस को आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट सेंटेंस आपका, फर्स्ट क्लोज आपका V2 के अंदर है, तो बाद वाला सेंटेंस भी आपका क्या होना चाहिए, मे का सेकंड फॉर्म माइट में ही आएगा। क्लियर? तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। नाउ सेंटेंस नंबर 9 पे मूव करते हैं, इसको ध्यान से देखते हैं सेंटेंस नंबर 9 को। सेंटेंस नंबर 9, माइंड योर ऑन बिजनेस otherwise I shall complain against you। अपना अपना काम से काम रखो वरना तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूंगा, राइट? I shall complain against you। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं, प्लीज ट्राई एंड फाइंड आउट द एरर। अब आपको एरर निकालना है इस सेंटेंस का। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So this is sentence number 9। Now let me just make it clear। अब नंबर 9 में मैं बताता हूँ एरर क्या है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग शेल यहाँ पे हमें विल यूज करना पड़ेगा। अब क्यों यूज करना पड़ेगा, देखिए आई टेल यू। जनरली हम जानते हैं कि आई और वी के साथ हम शेल यूज करते हैं एंड विद रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स वी यूज विल। बट एक्चुअली जब कभी आप किसी को थ्रेटन करते हो, जब आप अपनी स्टेटमेंट को स्ट्रेस करके बोलते हो, सो हम क्या करते हैं, जिनके साथ विल लगता है उनके साथ हम शेल यूज करने लग जाते हैं, और जिनके साथ शेल लगता है उनके साथ हम विल यूज करते हैं। इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, तो कहीं ना कहीं आप थ्रेटन कर रहे हो, तो थ्रेटन कर रहे हैं तो आई अपने साथ शेल लेकर अपने साथ विल लेगा, एंड दिस इज कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल। ये ग्रामर रूल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। माइंड योर ऑन बिजनेस अदरवाइज आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू, क्योंकि सामने वाले को आप थ्रेटन कर रहे हो। जब आप थ्रेटन करते हो तो आई अपने साथ शेल नहीं लेता बल्कि विल लेकर चलता है। तो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू इज द करेक्ट आंसर। अब सेंटेंस नंबर 10 को देख लेते हैं। इफ यू अग्री, अगर तुम सहमत होते हो, विल वी गो टू वॉच ए मूवी टुनाइट, राइट? क्या हम मूवी देखने चले आज रात? तो इस सेंटेंस को आप फाइंड आउट करना है अभी आपको एरर। लेट मी स्टार्ट द टाइमर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now find out the error। I think you have already found out। देख लेते हैं। देखो, इफ यू अग्री विल यू कम टू वॉच अ मूवी टू नाइट। देखो अभी मैंने आपको बताया है कि आई और वी अपने साथ क्या लेता है, आई और वी अपने साथ शेल लेकर चलता है। क्या लेकर चलता है? शेल लेकर चलता है। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो अपने साथ विल लेकर चलते हैं। जब थ्रेटन करते हो किसी चीज के लिए तो आप आई और वी के साथ हम विल यूज कर लेते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम शेल यूज कर लेते हैं। दिस इज कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, जब कभी भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आप हमेशा ही आई और वी के साथ हमेशा शेल ही यूज करेंगे, विल यूज नहीं करेंगे। तो इस वजह से, क्योंकि वैसे भी सामने वाले से आप क्या ले रहे हो, सजेशन ले रहे हो या परमिशन ले रहे हो, तो वहां पर जब फॉर्मल सजेशन या परमिशन की बात करते हो तो आई और वी अपने साथ शेल लेकर ही चलेंगे, वहां पर विल नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर इज इफ यू अग्री शैल वी गो टू वॉच अ मूवी टुनाइट। अगर तुम सहमत हो तो क्या मूवी के लिए चले आज रात? शैल वी गो टू वॉच अ मूवी टुनाइट इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप इसका आंसर करेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। सेंटेंस नंबर 11। अब हम बात कर रहे थे सेंटेंस नंबर 11 की। देखिए पहला सेंटेंस है विल दैट आई वर अ मिलेनियर। देखिए विल दैट आई वर अ मिलेनियर। So this is your sentence। Now find out the error। The time starts now। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10. So my dear student, let me just make it clear. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे दो चीजें समझाने वाली है। ये आपका जो सेंटेंस है वो कंडीशनल सेंटेंस है। कौन सा ये कंडीशनल सेंटेंस आपका, जिसको आप इमेजिनेशन भी बोल सकते हो, ये कंडीशनल सेंटेंस है आपका। तो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर देखिए, अब सबसे पहली बात मैं बोलूं कि आई विश का जो मतलब होता है काश, इसकी जगह पे आप आई विश की जगह पे आप वुड दैट भी यूज कर सकते हो। वुड दैट जिसका मतलब भी होता है काश, या तो आप यूज करो आई विश या उसकी जगह पे यूज कर लो वुड दैट, दोनों का मतलब काश होता है। तो यहाँ पे देखो विल दैट यूज किया, वैसे ये करेक्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वुड दैट आना चाहिए। वुड दैट आई वर अ मिलेनियर। नाउ लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर, आप लोगों को मतलब ये लग रहा होगा कि आई के साथ मैंने वर का यूज किया है। So my dear student, this is absolutely correct. ये बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है. Why so? Because whenever you talk about imagination या conditional sentence की जब आप बात करते हैं, so with all subjects, it doesn't matter कि आप कौन सा subject use करें. With all subjects, we have to use were. हमें सभी subject के साथ were use करना होता है. तो इस वजह से ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है. Would that यानी will that नहीं होता, बल्कि would that होता है. I were a millionaire. तो इस लाइन का मीनिंग होता, इस लाइन का मीनिंग है काश मैं एक मिलेनियर होता। जब आप इमेजिनेशन की बात करते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, सभी सब्जेक्ट्स के साथ आप क्या यूज कर लेते हो, वर यूज करते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप यूज करते हो। क्लियर? सो दिस इज सेंटेंस नंबर 11. नाउ लेट्स मूव ऑन सेंटेंस नंबर 12. अब सेंटेंस नंबर 12 को ध्यान से देखते हैं. माय फादर सेड दैट ही विल बाय अ लैपटॉप द नेक्स्ट डे. नाउ योर टाइम स्टार्ट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So sentence number 11. So my dear student, there is a grammar rule when you change your direct speech into indirect speech. देखो ये नरेशन का रूल है. जब आप अपने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट करते हो अपने सेंटेंस को, तो विल चेंजेस इनटू वुड. विल आपका वुड में चेंज हो जाएगा, ना कि विल में ही रहेगा, तो यहाँ पे वुड आएगा. और वैसे भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब है जो है वो ध्यान से देखें तो आपका पास्ट में दिया गया है. अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में दिया गया है, तो आपका जो डायरेक्ट स्पीच जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे तो आपको रूल फॉलो करना होता है विल चेंजेस इनटू वुड. तो विल को किस में चेंज करेंगे, वुड में चेंज करेंगे. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज वुड. तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर वुड हो जाएगा. राइट? नाउ सेंटेंस नंबर 13 की बात कर लेते हैं. ही ran so fast, यानी वो बहुत तेज दौड़ा, इन ऑर्डर दैट ही मे विन द रेस. देखिए, अब आप इसका फाइंड आउट करो एरर, देन आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर. फिर इसका मैं करेक्ट आंसर आपको बताता हूं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, नाउ लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर. मैं इसका करेक्ट आंसर अभी आपको बताता हूं. देखिए, he ran so fast in order that he may win the race. पहली बात आपको ध्यान में देखनी पड़ेगी, मैंने अभी आपको बताया था कि so that या फिर आपका in order that, ये दोनों के दोनों ये जो कंजक्शंस होती हैं ये आपके पर्पस को शो करती है, जिसका मतलब होता है ताकि. राइट? सो दैट ताकि, या इन ऑर्डर दैट इसका भी मतलब ताकि होता है. राइट? सो माय डियर स्टूडेंट, आपको ये देखना होता है कि अगर सो दैट या इन ऑर्डर दैट से पहले अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो बाद वाला सेंटेंस आपका में आना चाहिए. अगर सो दैट और इन ऑर्डर दैट से पहले वाला सेंटेंस अगर आपका पास्ट में है, तो देखो रन का सेकंड फॉर्म रेन होता है, तो ये पास्ट में दिया हुआ है, तो बाद में आपका में नहीं बल्कि आप माइट आएगा. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइट आ जाएगा. अगर आपका सो दैट और इन ऑर्डर दैट से पहले अगर फर्स्ट क्लोज आपका प्रेजेंट में दिया गया है, तो बाद वाला क्लोज आप में यूज करेंगे. अगर आपका इन ऑर्डर दैट या सो दैट से पहले अगर आपका फर्स्ट क्लोज पास्ट में दिया गया है, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग में वहां पे हमें माइट यूज करना होगा, तो यहाँ पर माइट आ जाएगा. तो करेक्ट आंसर माइट हो जाएगा. ही ran so fast in order that he might win the race. मतलब वो इतना तेज दौड़ा ताकि वो रेस को जीत सके. So this is the correct answer. Now let's move on with rule number sentence number 14. Sentence number 14 को देखते हैं. My grandmother will take me to a temple when I was in my village. यानी जब मैं अपने विलेज में था तो मेरी ग्रैंड मदर मुझे क्या करती थी, एक टेंपल पर ले जाया करती थी अपने साथ. The time starts now. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Time is over. Time is over. Right. Now, if you just look at this sentence, my grandmother will take me to a temple when I was in my village. So my dear student, अगर हम सेंटेंस को ध्यान से देखें तो वैसे भी सेंटेंस आपका पास्ट का दिया गया है, राइट? और माई ग्रैंड मदर, मुझे मेरी ग्रैंड मदर क्या करती थी, टेम्पल ले जाया करती थी व्हेन आई वाज इन माय विलेज, जब मैं अपने गांव में था। जब आप पास्ट रिपीटेड एक्शन की बात करते हैं तो पास्ट रिपीटेड एक्शन आप या तो यूज्ड टू के साथ बताते हैं या फिर आप वुड के साथ बताते हैं, राइट? पास्ट रिपीटेड एक्शन या तो आप यूज्ड टू के साथ बताते हैं या वुड के साथ बताते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी मॉडल वर्ब यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेक मी टू ए टेम्पल व्हेन आई वाज इन माय विलेज, ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आप विल की जगह पे आप वुड यूज करेंगे क्योंकि वुड जो है वो आपका पास्ट रिपीटेड एक्शन बताने के लिए भी यूज किया जाता है। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज माय ग्रैंडमदर वुड टेक मी टू अ टेम्पल व्हेन आई वाज इन माय विलेज। तो वुड आ जाएगा यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग विल, क्योंकि वुड आपका रिपीटेड एक्शंस को भी बताता है। नाउ द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस वर्कशीट इज my father could be able to solve all the problems of mathematics in class 10th. Right? Your time starts now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Time is over. Now sentence number 10. My dear student, देखो past ability को बताने के लिए आप या तो यूज करेंगे could, या तो आप could यूज कर सकते हैं जब पास्ट एबिलिटी की बात करते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, पास्ट एबिलिटी बताने के लिए या तो could यूज करेंगे या फिर आप बी एबल टू यूज करते हैं। दोनों एक साथ यूज नहीं होते, बी एबल टू और बी का जो पास्ट फॉर्म होता है यहाँ पर वॉज या वर होता है, तो या तो आप यूज करेंगे वॉज एबल टू या वर एबल टू, ये यूज करेंगे। क्लियर? बट अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल कुड और बी एबल टू एक साथ नहीं आ सकते हैं। देयरफॉर इस सेंटेंस को करेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो बोलो माय फादर वाज एबल टू, ये कुड हटा दो, बी को वॉज कर दो, तो ये बन जाएगा माय फादर वाज एबल टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स इन क्लास 10, ये करेक्ट आंसर होगा। या हम बी एबल टू को हटा देते हैं और इसकी जगह सिर्फ कुड ले लेते हैं, तो क्या सेंटेंस बन जाएगा, माय फादर could solve all the problems of mathematics in class 10. So this is the correct answer, right? So my dear student, this is all about from my side. Thank you so much and God bless you all. Stay happy and blessed.